हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइवोर्स वाले कंसेप्ट में ही। उसका नाम है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, वैवाहिक सहवास की पुनर्स्थापना। तो इसका बेसिक्स थोड़ा समझिए कि मैरिज होती है, मैरिज के साथ में क्या आता है, 1 ईयर बार टू डाइवोर्स, और यहाँ डाइवोर्स स्टैंड करता है। तो इस बीच में जो टाइम पीरियड है, इसमें अगर दो इंडिविजुअल हैं, एक्स एंड वाई, तो मैरिज में दो इंडिविजुअल हैं, अगर वो किसी एक भी अपने जो मैरिटल ओब्लिगेशन फुलफिल नहीं करता है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट से उस चीज को लेके क्या रिलीफ मिल सकता है, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सेक्शन 9 में दे रखा है, ये किसमें, हिंदू मैरिज एक्ट में। तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, लीगल प्रोविजन की बात करेंगे, एंड व्हाट इज विड्रॉवल फ्रॉम सोसाइटी, सोसाइटी से विड्रॉ करना उसका क्या मीनिंग होता है, उसकी बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, उसकी बात करेंगे। ये प्रोविजन क्यों है, उसकी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट केस लॉज की बात करेंगे। डिफेंस क्या है इसके अगेंस्ट। इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर ऐसी कोई चीज आती है, अगर कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन के ऑर्डर दे दिए और अगर उनका क्या नहीं हो रहा है, कंप्लायंस नहीं हो रहा है, तो उसके क्या इफेक्ट होने वाले हैं। क्रिटिसिज्म देखेंगे एंड कंक्लूजन देखेंगे। तो आज इस जो कंसेप्ट है डाइवोर्स में ही, डाइवोर्स एक लार्जर कॉन्सेप्ट है, उसी में एक छोटा सा कंसेप्ट है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, वैवाहिक जो राइट्स हैं उनकी क्या है, पुनर्स्थापना। तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स मीन रिस्टोरिंग मैरिटल कोहैबिटेशन। तो वैवाहिक सहवास की पुनर्स्थापना का अर्थ है कि जो पति पत्नी है उनको एक साथ रहने के लिए क्या करना, कानूनी रूप से बाध्य करना। कब, जब when one spouse withdraws from the society of the other without reasonable cause, जब एक कोई पक्ष बिना किसी उचित कारण के दूसरे को छोड़ देता है, तब ये चीजें क्या होती हैं, अप्लाई होती हैं। The aggrieved party can approach the court for a decree of restitution। तो दूसरा पक्ष क्या करता है, न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है कि इसको क्या करें, रेस्टिट्यूट करें। कंडीशन क्या है, एक, बिना बताए, बिना उचित कारण के एक पक्ष है जो दूसरे पक्ष को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो दूसरा पक्ष क्या कर सकता है, न्यायालय में जाके इसको क्या कर सकता है, ओब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए याचिका दायर कर सकता है। सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो कम बैक एंड लिव टुगेदर एज ए हस्बैंड वाइफ, साथ में आओ वापस और एक साथ रहो, कैसे, हस्बैंड और वाइफ की तरह। लीगल प्रोविजन की बात करें, सेक्शन 9 में क्या प्रावधान दे रखे हैं इसके, सेक्शन 9 ऑफ HMA, इफ वन स्पाउस विड्रॉज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, अगर एक जो स्पाउस है, पति या पत्नी कोई भी है उनमें से, अगर एक क्या करता है, विड्रॉ करता है, एक छोड़ देता है, रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है, कोई ग्राउंड से नहीं है रीजनेबल, द कोर्ट में डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, तो कोर्ट क्या कर सकती है, डिक्री दे सकती है किसकी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की। इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, आवश्यक तत्व, वैलिड मैरिज होनी चाहिए सबसे पहले। वैलिड मैरिज ही नहीं होगी तो रेस्टिट्यूशन तो हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस सा पॉइंट है। वन स्पाउस हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, एक स्पाउस क्या करनी चाहिए कि विड्रॉ कर लेनी चाहिए, कहाँ से, सोसाइटी से। विड्रोवल इज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, और इसके क्या नहीं होने चाहिए, उचित कारण भी नहीं होने चाहिए, रीजनेबल कोज या एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। पेटिशन फाइल करेंगे तभी कोर्ट क्या करेगी, सुनवाई करेगी, विदाउट पेटिशन तो कोर्ट क्या कर, सुनवाई नहीं कर सकती। कोर्ट सेटिस्फाइड विद ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट, और अगर कोर्ट क्या होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए, किससे, जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, किसके, ट्रुथ के जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनसे क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये क्या है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। तो अब समझते हैं व्हाट इज विड्रॉवल फ्रॉम सोसाइटी, समाज से अलग होने का मतलब क्या है। इट डज नॉट ओनली मीन फिजिकल सेपरेशन, ये भौतिक सेपरेशन नहीं है कि सिर्फ घर को छोड़ दिया तो क्या हो गया, समाज से क्या हो गया, अलग हो गया, बट ऑल्सो डिनाइल ऑफ मैरिटल ओब्लिगेशन, बट क्या है, जो वैवाहिक कर्तव्य हैं उनको
ना निभाना इसमें शामिल है। ये नहीं है कि समाज से अलग हो गए तो क्या हो गया, विड्रॉल ऑफ सोसाइटी हो गया। बट क्या है, एड ऑन करें इसमें कि जो मैरिटल वैवाहिक जो क्या है कर्तव्य हैं, विवाह के साथ में जितने भी कर्तव्य आते हैं उनको ना निभाना भी किसकी कैटेगरी में आता है, विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी की कैटेगरी में आता है। तो ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसको यह कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना कि विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी में क्या इंक्लूड होता है, कि ओनली इंक्लूड क्या हो, फिजिकल सेपरेशन ही इंक्लूड होता है, बट होता है या क्या होता है कि ऑल्सो डिनाइल ऑफ मैरिटल ओब्लिगेशन, साथ में क्या होना चाहिए, जो वैवाहिक कर्तव्य हैं उनका क्या है, उसका ना होना भी क्या होना चाहिए, शामिल है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रिजर्व मैरिज, मैरिज को ऑब्वियस सी बात है कि मैरिज को क्या करेगा, बचाएगा। प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ फैमिली, फैमिली टूटने से बचाएगा। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर रिकंसिलिएशन, अगर कोई बात होती है स्पाउसेज में, पति पत्नी के बीच में, तो उनको सुलह करने का क्या देगा, वो अवसर देगा। क्वेश्चन क्या है इसमें, कोर्ट फोकस ऑन रिकंसिलिएशन नॉट पनिशमेंट। तो क्या है इसमें इम्पोर्टेंट थिंग कि कोर्ट किस पे फोकस करता है कि सुलह हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि मैरिजेज में छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होना क्या है, नॉर्मल है। तो उसमें क्या नहीं होने चाहिए, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं होने चाहिए, ओवर इमोशनल होके कोई डिसीजंस ना हो। इसीलिए कोर्ट किस पे फोकस करती है, सुलह पे। किस पे नहीं करती है, पनिशमेंट, पनिशमेंट पे फोकस नहीं करती है। मैक्सिमम जो केसेस होते हैं, जो मैरिज से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं, उनमें कोर्ट कौन सा रुख अपनाती है कि क्या हो, सुलह हो और फैमिली सेव हो जाए। वाई दिस प्रोविजन, यह प्रावधान क्यों है, तो क्यों है ये, मैरिज इज कंसिडर्ड ए सोशल इंस्टीट्यूशन। आपको भी पता है कि मैरिज क्या है, बेसिक यूनिट है जिससे सोसाइटी फॉर्म होती है। तो ये क्या सोशल इंस्टीट्यूशन है, और क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन है जिससे सोसाइटी फॉर्म होती है। तो इसको सेव करना क्या है, इम्पोर्टेंट है। लॉ एनकरेज कोहैबिटेशन, कानून साथ रहने को बढ़ावा देता है। हेल्प अवॉइड अननेसेसरी डाइवोर्स, और जो बिना मतलब के डाइवोर्स हैं, छोटी छोटी बातों से जो डाइवोर्स हो और मिस अंडरस्टैंडिंग से जो डाइवोर्स होते हैं, उनको क्या करता है, अवॉइड करता है। और एक्ट एज ए कूलिंग ऑफ मैकेनिज्म, यह समझौते कराने वाला माध्यम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज की अगर बात करें तो सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार में क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 9 अपहेल्ड। इसको धारा 9 को क्या माना गया, वैध माना गया। कोर्ट सेड आरसीआर प्रमोट रिकंसिलिएशन, इन्होंने क्या कहा है कि कोर्ट ने कहा गया कि ये सुलह को क्या करता है, एनकरेज करता है। सेकंड केस है टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुब्बा। तो इसमें क्या कहा, हेल्ड सेक्शन 9 अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वायलेट्स प्राइवेसी एंड डिग्निटी। तो इसमें क्या कहा गया था कि सेक्शन 9 है वो क्या है, असंवैधानिक है। उस असंवैधानिक क्यों है, क्योंकि ये प्राइवेसी को क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, और डिग्निटी को, कि दो लोग साथ में रहना नहीं चाहते और कोर्ट उनको क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि आप लोग क्या कर रही है, साथ रहिए। बट इसको लेटर क्या कर दिया, ओवर रूल्ड कर दिया गया था, मतलब बदल दिया गया था। थर्ड केस लो है जो है हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह। हेल्ड सेक्शन 9 इज वैलिड, एम्फेसाइज्ड मैरिज प्रिजर्वेशन। इन्होंने किसके ऊपर बात की कि मैरिजेज को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, टूटने से बचाना है। छोटी छोटी बातों से मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या नहीं होनी चाहिए, वीक नहीं होनी चाहिए। फाइनल पोजीशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट इन सरोज रानी केस अपहेल्ड वैलिडिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरोज रानी का जो केस है उसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को क्या किया, बताया कि ये एकदम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। डिफेंसेस, बचाव के आधार, रेस्पोंडेंट के कैन डिनाई आरसीआर इफ, जो रेस्पोंडेंट है वो किसको, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को डिनाई कर सकता है, किस आधार पे, रीजनेबल एक्सक्यूज एग्जिस्ट करने चाहिए।
उचित कारण होने चाहिए, या तो क्रूअल्टी हो, क्रूरता हो, अडल्टरी हो, मैरिज, आउट ऑफ मैरिज, किसी और के साथ में क्या फिजिकल रिलेशन होने चाहिए, डिजेशन होने चाहिए बाय पेटिशनर, पेटिशनर के द्वारा क्या होना चाहिए, परित्याग, उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, और एनी मैट्रिमोनियल मिसकंडक्ट, और भी कोई जो मैट्रिमोनियल मिसकंडक्ट है वो होना चाहिए। तो रेस्पोंडेंट कौन है, जो रेस्पॉन्स देता है, पेटिशन कौन है, जो पेटिशन कोर्ट में कर रहा है, पेटिशनर, और रेस्पोंडेंट कौन है, जो इस पेटिशनर के खिलाफ क्या करता है, रिप्लाई देता है। तो अगर इसको आरसीआर नहीं चाहिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स नहीं चाहिए, तो कोर्ट पूछेगी कि आपके पास क्या कारण है। तो एक्सक्यूजेस क्या होने चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, और वो एक्सक्यूज क्या इंक्लूड करते हैं, या तो क्रूअल्टी होनी चाहिए, एडल्ट्री होनी चाहिए, क्रूरता होना चाहिए, व्यभिचार होनी चाहिए, याचिका द्वारा परित्याग, डिजर्शन होना चाहिए उसका, पेटिशनर का, पेटिशनर के द्वारा रेस्पोंडेंट का क्या होना चाहिए, डिजेशन होना चाहिए, उसका परित्याग होना चाहिए, और एनी मैट्रिमोनियल मिसकंडक्ट होना चाहिए, जो अन्य वैवाहिक दोष हैं वो उसके अंदर क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये क्या है, डिफेंस है, किसके अगेंस्ट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स अगेंस्ट, जो पेटिशनर है उसके खिलाफ, किसको मिलते हैं, रेस्पोंडेंट को। और अगर कोर्ट डिक्री देती है तो उसकी अगर नॉन कंप्लायंस होती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, नॉट फॉलोड फॉर 1 ईयर, अगर डिग्री फॉलोड नहीं होती है 1 ईयर के लिए, तो इट बिकम्स ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13, तो ये क्या बन जाएगा, डाइवोर्स की ग्राउंड बन जाएगा सेक्शन 13 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता है मैरिज हुई, 1 ईयर का बार है, और यहाँ डाइवोर्स है, तो अगर 1 ईयर से पहले क्या होती है, डाइवोर्स पिटीशन क्या नहीं हो सकती, एंटरटेन नहीं होती, उसको एंटरटेन करवाने के लिए क्या होना चाहिए, एक्सेप्शनल हार्डशिप प्रूव करनी पड़ेगी, या डेप्राविटी प्रूव करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों प्रूव नहीं हो रही है तो कोर्ट क्या ग्रांट करेगा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। इस बीच में अगर 1 ईयर तक, 1 ईयर वाला कंसेप्ट क्यों है, 1 ईयर इसके लिए भी तो रिक्वायर्ड है, तो 1 ईयर तक अगर ये इस डिग्री का कंप्लाइंस नहीं होता है तो ये बार हट जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली किसमें फॉल करेगा, डाइवोर्स के लिए वैलिड कंडीशन। इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, कि ये क्या करता है, प्राइवेसी को वायलेट करता है, आर्टिकल 21 में फोर्स कोहेबिटेशन, जबरन साथ रहने के लिए बाध्य करता है, और मिसयूज्ड एज ए टूल, और दुरुपयोग की संभावना है। अगर दो इंडिविजुअल साथ रह ही नहीं सकते, तो अगर एक के जो इंटेंट है वो गलत है, अगर वो किस में है, वो अडल्टरी में है, और वो ऐसी क्या है, याचिका लगाता है, अब कोर्ट उसको क्या कर देता है, आरसीआर प्रोवाइड कर देता है, तो ये किस में आ जाता है, मिसयूज, इस तरीके से इसका क्या हो सकता है, हो सकता है। तो कंक्लूड करें, आरसीआर अंडर सेक्शन 9 इज ए रेमेडी एम्ड एट रिस्टोरिंग मैरिटल हार्मनी। आरसीआर क्या है, सेक्शन 9 में जो आरसीआर का कंसेप्ट दे रखा है, पुनर्स्थापना, वैवाहिक जो ओब्लिगेशन है उनकी, संबंधों की जो पुनर्स्थापित करना है, वो इसलिए दिए गए हैं, रेस्टोरिंग मैरिटल हार्मनी रादर देन पनिशिंग द स्पाउस, वो इसलिए है कि वो उनको पुनर्स्थापित करे, अदर देन क्या, उसको जो पनिश कर, स्पाउस को पनिश करने के बजाय क्या करता है, वैवाहिक संबंधों को पुनर्स्थापित करता है। दो क्रिटिसाइज, इसका क्रिटिसिज्म होता है, इट स्टिल एग्जिस्ट एज ए लीगल टूल टू प्रिजर्व मैरिज, इसका क्रिटिसिज्म होता है बट ये अभी तक एग्जिस्ट करता है एज ए लीगल टूल टू प्रिजर्व मैरिज को बचाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो आज हमने बात की आरसीआर की, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, तो ये मैरिज हुई और इसके बाद में डाइवोर्स, 1 ईयर बार, इस बीच में अगर स्पाउस कहीं विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी कर देता है, उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी, नॉट फिजिकल सेपरेशन, बट उसके साथ में क्या होना चाहिए, जो मैरिटल ओब्लिगेशंस है उनके लिए क्या होना है, कंप्लीटली डिनाइल। और अगर इससे 1 ईयर से पहले जो है डाइवोर्स की पटिशन, वो क्या नहीं होती, एंटरटेन नहीं होती, जनरल रूल है, और जनरल रूल में एक्सेप्शन क्या है, क्या
प्रूव करने पड़ेंगे, हार्डशिप प्रूव करनी पड़ेगी एंड डेप्राविटी प्रूव करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों नहीं प्रूव हो रहे हैं और अगर विड्रोवल ऑफ सोसाइटी हो रहा है तो कोर्ट क्या ग्रांट कर सकती है, आरसीआर। अगर इसका 1 ईयर तक क्या नहीं होता है, कंप्लाइंस नहीं होता है, तो क्या इसके लिए ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स के लिए, क्योंकि 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, फिर डाइवोर्स के लिए जो पिटीशन है वो क्या की जा सकती है, फाइल की जा सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, प्रिजर्व करना मैरिज को। तो प्रिजर्व करना मैरिज को, प्रिजर्व करना क्यों जरूरी है, मैरिज से क्या आएगी, फैमिली आएगी, और फैमिली से क्या आएगी, सोसाइटी। कई फैमिलीज मिलके ही तो सोसाइटी बनेंगी। तो ये मैरिज क्या है, बेसिक यूनिट है। तो इसमें क्या है, वो लोगों का फेथ होना जरूरी है। अगर ब्रेकडाउन, अगर जो मैरिज के ब्रेकडाउन है वो इंक्रीज होंगे तो लोगों का इसमें फेथ खत्म हो जाएगा, और फेथ खत्म हो जाएगा तो लोग मैरिज करना बंद कर देंगे। मैरिज बंद होती है तो फैमिली, कंसेप्ट ऑफ फैमिली, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और फिर सोसाइटी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, जैसे हुआ 1 ईयर बार टू डाइवोर्स, 1 ईयर बार टू डाइवोर्स। इसके बाद में आज हमने देखा आरसीआर, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। इसके बाद में देखेंगे ऑल्टरनेटिव रिलीफ। उसके बाद में देखेंगे जुडिशियल सेपरेशन। और इसी से रिलेटेड एक दो टॉपिक। तो ये सारे टॉपिक और जो सारे कंसेप्ट हैं डाइवोर्स के अंदर, वो क्यों है, उसकी रीजनिंग यही है, सोसाइटी इंटैक्ट रहे और सोसाइटी एज ए ग्रुप अच्छे से क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। तो आई होप इन सब छोटे छोटे कंसेप्ट के पीछे की रीजनिंग आपको समझ में आई होगी। और लॉ में जितने भी कंसेप्ट हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ रीजनिंग है, तो उनको रटना नहीं है। एक बार अगर आपको रीजनिंग समझ में आ गई तो आप इनको प्रैक्टिकल लेवल में भी इनको यूज कर सकते हैं, कोर्ट में भी यूज कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में भी यूज कर सकते हैं इनको। बट उसकी रिक्वायरमेंट ये ही है कि आपका कंसेप्ट के साथ में आपको सिर्फ सेक्शन पता नहीं होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि वो सेक्शन वहाँ है क्यों, उसकी रेलेवेंसी क्यों है, वहाँ वो सेक्शन क्यों रखा है। अगर आप ये सोचते हैं तो आपको लॉ समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। और आई होप यू गाइज आर लाइक दिस वीडियो। आपको कंसेप्ट समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।